हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का ओसीपी बिहार बोर्ड पर स्वागत है। मैं माही सर। फटाफट आप सभी जुड़ जाएंगे मेरे साथ। ओके बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, ये मलियस की जो डायरी है, हंसते मेरा अकेलापन, उसी के बारे में आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं। ओके, ये जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ये क्या है, डायरी है। क्या है, डायरी है। और ये क्या है, डेट वाइज है, दिनांक वाइज। ठीक है, डायरी में डेट वाइज लिखा जाता है। कोई भी चीज आप दिन भर में क्या किए नहीं किए, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की चीजों को उसमें लिखना पड़ता है। उसी के संबंध में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं ना कहीं साहित्य का ही भाग है, कहीं ना कहीं क्या साहित्य का ही भाग है। इसे भी पढ़ना चाहिए इंसान को। ठीक है, इसीलिए अब ये मलियज का जो डायरी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। लेखक परिचय में ये सभी बातें लिखी हुई है। तो हंसते मेरा अकेलापन पढ़ने से पहले चलिए जानते हैं मलियज के बारे में, अर्थात लेखक परिचय हम लोग देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग फटाफट जो भी जुड़े हुए बच्चे सेशन को शेयर करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। ओके, तब जाकर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और जुड़े हुए रहेंगे। ओके दोस्त, क्योंकि ये डायरी है और डायरी का थोड़ा सा हल्का से बोरिंग जाएगा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, थोड़ा सा मतलब ये है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पात्र वगैरह है नहीं, चीजें को सुनाया जा रहा है और आपको सुनना है। तो मैं चाहूंगा इसे अच्छी तरह से और एक एवरेज स्पीड में निकाल दूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या होता है भाई, लेखक परिचय होता है क्या, मलियज के बारे में। किसके बारे में, मलियज के बारे में। सबसे पहला काम होता है दोस्त लेखक परिचय। तो लेखक परिचय के बारे में यदि बात किया जाए, लेखक परिचय के बारे में यदि बात किया जाए तो लेखक परिचय क्या होगा। जन्म के बारे में पहले देख लेते हैं। 1935 में जन्म हुआ है, 26 अप्रैल 1982 को निधन हो गया है। और जन्म स्थान क्या है, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश के ढेर सारे लेखक है हिंदी के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से एक कवि। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है, इन सभी, मध्य प्रदेश से ढेर सारे कवि हुए। वही बोल रहे हैं मूल नाम के बारे में, भरत जी श्रीवास्तव। पूछा जाएगा कि मलियज का मूल नाम क्या है, क्या बोलेगा, भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। उसके बाद बोलता है माता पिता का नाम प्रभावती एवं त्रिलोकी नाथ वर्मा। प्रभावती एवं त्रिलोकी नाथ वर्मा क्या है, माता पिता का नाम, माता का नाम प्रभावती देवी, पिता का नाम त्रिलोकी नाथ वर्मा। शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो अंग्रेजी विषय से एमए किए हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यदि बात करें विशेष रूप से छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित हो गए, टीबी से, ऑपरेशन से एक फेफड़ा जो है काट कर निकालना पड़ा। किस रोग से ग्रसित हो गए थे, क्षय रोग से हो गए थे। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। ठीक है, यानी कि पूरे जीवन क्या रहे, अस्वस्थ रहे, दवाई के सहारे, दवाओं के सहारे क्या रहे, जीवित रहे, अपना जीवन यापन किए। उसके बाद स्वभाव के बारे में बात किया, नेचर के बारे में बात किया जाए, अंतर्मुखी थे, मतलब कम बोलने वाला इंसान। ठीक है, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जीजी विषाधर्मी, गंभीर एकांत प्रिय और मितभाषी। बोलता है क्या, अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजी विषाधर्मी, गंभीर एकांत प्रिय और मितभाषी थे, कम बोलते थे, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते थे। फिर क्या बोल रहा है, विशिष्ट संपर्क के बारे में बात किया, शमशेर बहादुर सिंह जो कि बहुत बड़े कवि हैं, विजय देव नारायण शाही और परिमल, संस्था इलाहाबाद, संपर्क रहा इनका। वृत्ति के बारे में बात किया जाए तो कुछ दिनों तक ये क्या किए, केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापक के रूप में काम किए। और 64 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादक के विभाग में भी नौकरी की, अर्थात सरकारी जॉब में भी रहे भारत सरकार के यानी दफ्तर में बोल सकते हो। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या होता है। विशेष अभिरुचि के बारे में बात किया जाए, ड्राइंग करना इन्हें बहुत पसंद था, ड्राइंग करना इन्हें बहुत पसंद था, स्केचिंग, ड्राइंग और स्केचिंग इन्हें पसंद था। संगीत, कला प्रदर्शनी, सिनेमा में गहरी रुचि थी मलियज जी की। ओके, संपादन के बारे में बात किया जाए, लहर जो है परीक्षा पूछा जाता है, लहर कविता के उन्होंने किया विशेषांक किया। 1960 में शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ क्या किया, संपादन किया है, परीक्षा में पूछा जाएगा। शमशेर पुस्तक का जो है किसके साथ इन्होंने किया है, संपादक किया, क्या जवाब होगा, सर्वेश्वर दलाल सक्सेना के साथ। कृतियां के बारे में बात किया जाए, कविता लिखे हैं, जग पर धूल 1971 में पूछा जा गया है क्वेश्चन। ओके, अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ 1980 में, आलोचना कविता से साक्षात्कार 1979 में, संवाद और एकालाप 1984 में, रामचंद्र शुक्ल 1987 में, और
सृजनात्मक गद हो गया, हंसते मेरा अकेलापन 82 में, डायरी हो गया क्या 83 में, और उसके बाद यहाँ पर मिट गया है खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह के किया है। फिर उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है भाई, ठीक है, तो क्या चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर आगे बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है क्या, मलियज की कविता, यहाँ पर बोल रहा है क्या, मलियज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है उनकी डायरियां। बोलता है कि उनकी जो कविता है या फिर आलोचना जो भी है उनसे कम नहीं है क्या, डायरियां। जितनी इंपॉर्टेंट उनकी कविता है या फिर आलोचना जो किए हैं या फिर ढेर सारी चीजों का संपादन किया, उससे कम नहीं उनकी डायरियां। एक अप्रतिभाशाली संवेदनशील कवि आलोचक के आत्मनिर्माण का वे प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य है। बोलता है क्या, एक कवि को, एक लेखक के लिए उसका डायरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसे पता चलता है वो कितने डिसिप्लिन है, वो कितने बोल सकते हो क्या, मुखर हैं, किसी भी चीज को बोलने में डरते नहीं, हिचकिचाते नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब खुद के लिए वो लिख सकते हैं तो समाज के लिए भी अच्छी तरह से वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए, इसी के मद्देनजर रखते हुए इसी के बारे में बोल रहे हैं क्या, डायरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उन्हें पढ़कर यह जानना और अनुभव कर पाना संभव होता है क्या, जान लेने से। साहित्य कर्म निराश शब्द व्यापार नहीं है। साहित्य लिखने और साहित्यकार बनने के लेखन से परे जीवन में भी कितना सजग, मतलब अवेयर, जागरूक, सावधान और स्वाधीन होना पड़ता है, होना जरूरी, ठीक है। वही बोल रहा है, एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इससे पता चलता है डायरी से। कितना ईमानदारी रूप से वह लिख रहा है। यदि मान के चलो कोई डायरी लिख रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आज के दिन भर का बात लिखे हैं, अच्छा ही लिख दिए, लेकिन आपका पिताजी से झगड़ा हो गया, ठीक है, या किसी को आप गाली गलौज कर दिए, उस चीजों को कट कर रहे हो, उसको नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, तुम ईमानदार लेखक नहीं बन सकते कभी भी। जब भी तुम समाज का परिदृश्य दिखाएगा, जब भी तुम समाज का चेहरा दिखाएगा लोगों के सामने, कोई भी बुराइयों के सामने लाएगा, तो कहीं ना कहीं तुम क्या कर लेगा, पार्टी पॉलिटिक्स करेगा, इस चीज को सपोर्ट कर देगा, उसको गिरा देगा। तुम स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हो, पारदर्शी होकर नहीं लिख सकते हो। इसीलिए डायरी लेखन क्या एक टफ काम है, इजी काम नहीं है। यदि आप कोई भी काम ऐसा कर दिए हैं जो समाज के दृष्टिकोण से क्या है, वो सही नहीं है, यदि आप डायरी में मेंशन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो, तुम ईमानदार हो, निष्ठावान हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति के क्या दायित्व है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी सनदता होनी चाहिए। प्रस्तुत है मलियज की डायरी। पूछेगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है कि कुछ छोटे से अंश है, इनसे लगभग 1,500 पृष्ठों में फैली हुई मलियज की डायरियों की एक छोटी सी झलक मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है डायरी। वही हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। बोलता है डायरी लेखन मेरे लिए, बोलता है क्या, डायरी लेखन मेरे लिए, डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं। बोलता है कि डायरी लेखन मेरे लिए क्या है, एक दहकता हुआ जंगल है, वह कोई घोंसला नहीं कि जिसमें छुप के, जिसमें अपने पर घुसेर में जब चाहूं घुस जाए, छुप के पर आ रहा हूं। नहीं, डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, जो कर्म किया, अच्छाई हो बुराई हो, सब चीज का वह क्या प्रमाण है, प्रूफ है, सबूत है। मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच हो। ऐसा नहीं कि उसके कोरे शब्दों में, बल्कि क्या चीजें हैं, क्या बताना चाह रहा है, हर चीज में लिखा हुआ होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, सबसे पहला जो डायरी का सबसे पहला चीज क्या घटना यहाँ दे रहा है, रानीखेत की घटना है। देखिए दोस्तों, रानीखेत, डेट है 14 जुलाई 56। बोलता है सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री की छावनी के लिए, ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी, ठीक है। पूरी तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री जो मतलब हो गया सेना के लिए। पेड़ गोकी पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर से सर सब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया। बोलता पूरी तरह से तो हरियाली नहीं है, लेकिन वो जो वृक्ष है उस पूरी तरह से जो लगे हुए हैं, तो वह ऐसा लग रहा है कि आसपास की चीजों को भी क्या किया, अलग अलग जो है दूर दूर जो है सबको मिला लिया, हरियाली में मिला लिया अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोहों में, ठीक है। उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब एक भाषा में वो करते हैं। बोलता है कुहरा है खूब घना और खूब सफेद दृष्टि के विस्तार को बीच से ही कच्चे फीते की तरह काट देता है। कौन, वो हरियाली, वो पेड़, ठीक है, वही बोल रहा है। फिर बोल रहे क्या, किंतु
फिर क्या बोला दोस्त देखो, किंतु किंतु ये ध्वनियां, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तक है। यह स्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है। ये कोने में टिका कर रखी हुई एस वुड की छड़ी रह रह कर कांपती क्यों है। मतलब एस वुड मतलब जंगली लकड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी होती है एस वुड। नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फरफराते क्यों है, क्योंकि वह भी जो कहीं ना कहीं उसी जंगल से बना हुआ, याद रखो। जिनने बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुमा कृति स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा हैं। ये सभी चीज कहीं ना कहीं क्या है, देन है उसी पेड़ का। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदा बूंदी वाली हवा है। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। बोलता है कि उसमें तो आग हो लेकिन वह क्या हो, खुद ठंडा हो। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार है, पूरे 11 गिनकर, जैसे एकादश रुद्र। खामखा ही सोचता हूं कि वे 10 क्यों नहीं हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूं यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस प्रकार किस कदर गोर हूं। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और बर्किली रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं। ठीक है, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाता है, चरम बिंदु की ओर ले जाता है। फिर क्या बोला देखो, और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। यानी कि मैं संयत हूं, यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा। वही बोल रहा है, जब मैं बाहर निकलूंगा तो खूब घना और कोहरा मुझसे लिपट जाएगा यानी कुहासा ओस। और मेरे अतीत और वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह, बोलता वह भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की ताबीज में भी। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जारों के लिए भी चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कवि। फिर 18 जून 57 का बारे में बोल रहा है, क्या हुआ था देखिए। बोल रहा है, एक खेत की मेर पर, मेर मतलब बनाते जो है क्यारियां वगैरह, बैठी कौवा की कतार देखकर उम्र की फसल पककर तैयार सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पर गया चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तितियाई के छिलके उतार फेंके हैं। विगत के मूल्य जिन पर वो मेर पे बैठे हुए कौवा उसके आसपास का देख रहा हूं, जिन पर बचपना कभी शान धरता था, अर्थात जिसमें शुरुआती दौर था। कितने बेमानी है ना, भौतरे हो उठे हैं, जैसे कि वह जड़ पौधों का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास के सीमा के उधर गया है। 14 फसल जब छोटा था। हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई और जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं और वे बांट बखरेदार कर दिए। प्रश्न है, वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। फिर आगे बोल रहा, 4 जुलाई 1962 कोसानी में क्या हुआ देखो भाई। बोलता है कि आज भी कई चिट्ठी नहीं आई, तबीयत किस प्रकार बेजार हो उठी। अर्थात इन्होंने बीच में जो घटनाएं हुई है उस घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं और वह जो है साहित्यिक रूप से उसके क्या तुलना कर रहे हैं। तो क्या क्या तुलना कर रहा है वही बोल रहा है। बेकदर मतलब बेजार हो उठी है, दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीती जाती है पर कुछ नहीं होता है। दोपहर चली जाती है लेकिन एक भी चिट्ठी वगैरह नहीं आती। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछाऊं, और ये भी नहीं कि जाकर मैं कम से कम डाकघर में पूछाऊं। अजब सी बेचैनी मन में होती है और उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। यदि कोई शब्द लिखा हुआ है उसका कोई अक्षर मिट जाएगा तो पता नहीं कर पाओगे क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से जब नहीं आता है तो यह क्या होता है, संदेह में चला जाता है। ऐसी मनस्थिति में कुछ काम वैसी भी नहीं होने का, यूं ही पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हरदम झूलता रहने वाला, मतलब शंका में संदेह में
झूलते रहने वाला यानी टेंशन में मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है। आहट मतलब कोई चीज आने वाला, जो आएगा कि ना आएगा, मिस्टीरियस लगता है। हर खटका चौंका जाता है, अटखेलियां करती हुई हवा कन्फुसिया कन्फुसिया सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। ऐसे लगने लगता है जब चिट्ठी वगैरह नहीं आता है, समय पर कोई काम नहीं होता है, तो यह जो है असमंजस में फंस जाता है, असमंजस में फंस जाता है। इसको लगता है कि मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अटखेलियां खिड़ती रही, हवा कन्फुसिया कर रही है, इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा लगता है। फिर आगे बोल रहा है 5 जुलाई 1962 को क्या हुआ, देखिए कोसानी, 5 जुलाई 62 को क्या हुआ था कोसानी में। कल यहाँ के सूचना केंद्र से मैं एक अधेड़ व्यक्ति से, अधेड़ मतलब उम्र दराज, आधा उम्र निकल गया है, ने आकर्षित किया। प्राय वे और मैं एक ही समय शाम को वहां अखबार देखने पहुंचते थे। देखिए घटना बता रहे हैं, कब की बात है, 5 जुलाई 62 में कोसानी में क्या घटना हुई थी। कल पुस्तकों के छपने और वपने की बात किसी को तेज स्वर में बात बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। एक अधर उम्र का व्यक्ति है और ये भी दोनों जाके एक ही दुकान पे क्या करता रे, पढ़ता है किताब, ये सॉरी अखबार। परिचय पूछा बलभद्र ठाकुर, क्या पूछा, परिचय पूछा तो क्या बोलता, बलभद्र ठाकुर। नाम से वह परिचित नहीं था। उनके कविता, उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। कहाँ देखी थी, शमशेर जी के यहाँ देखी थी उनकी किताब। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्म श्लाघा के मूड में उत्तर आए। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ, किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांग कर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। उसकी किताब ऐसी किताब थी। आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे, सुनकर रस आता रहा और उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। जो आदमी वहां पर बैठल था वो बताया, कहने का मतलब बलभद्र ठाकुर जी ने। फिर बोलता है क्या, ठीक ना गठा हुआ, क्या बोलता है, ठीक ना गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक उनका व्यक्तित्व था। लुंगी और जैकेट पहने थे, लुंगी और जैकेट में थे दोस्त। 7 बज रहे थे, कितने बज रहे थे, 7 बज रहे थे, 7 बज रहे थे। खाना भी पकाना था, ठीक है, क्योंकि भूख लग गई थी। अतः विदाली शाम को घटा उमरी और थोड़ी बारिश हुई। घटा उमरी मतलब बादल, और उसके बाद कोई क्या हुई, बारिश हुई। और बोलता घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। किसके परिवार के साथ, नेगी परिवार के साथ इस बारिश में। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है। जीवट की कहाँ की है महिला, जीवट की कामकाजी महिला, याद रखना, जीवट की, वो जो घर की बूढ़ी माँ है, उनका एक स्केच बिठाकर बनाया, क्योंकि इनको स्केच बनाना क्या था, अच्छा लगता था। ड्राइंग स्केच इनका क्या था, फेवरेट चीज था। वो जो बैठा के बोला कि बेटा मेरा बनाओ, उन्हें दे दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था, ठीक है, वही जीवट कामकाजी महिला। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा उसको भी। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उस बीच में उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। जब वह स्केच बना रहा होता था मलिया जी, तब तक वहां क्या हो गया, उसके घर में चाय पानी बंदोबस्त होता रहा दोस्त, और यह बनाता रहा। इसमें चाय भी चलेगा, बनता भी रहेगा, चलता भी रहेगा अपना काम, समझ रहे ना। उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बनता रहा, वही बोल रहा है क्या, अपनी स्थिति का अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमानबाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मेहमानबाजी का मतलब हो गया कि आप स्केच मेरा बना दीजिए प्लीज, ड्राइंग बना दीजिए प्लीज, तब तक मैं आपको खिलाती हूँ पिलाती हूँ कुछ। मैं उनका सिर्फ किराएदार ना था, किराएदार था, याद रखना, एक मेहमान भी था किराएदार के साथ साथ। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। उनको लग रहा था कि पहले क्यों नहीं घुले मिले, किसके साथ, उसी के साथ। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा, परसों तक। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय हुआ। टिपिकल पहाड़ी जन थे, वो क्या थे, पहाड़ी जन थे। अध्यापकों से, स्कूल के अध्यापकों से क्या हुआ, 2 अध्यापकों से इनकी क्या हुई, परिचय हुई। सीधे साधे तरल बिल्कुल, कहता क्या, सीधे साधे तरल बिल्कुल पानी जैसे थे, जिनमें अच्छाइयां और बुराइयां दिख जाए। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। वो अध्यापक ऐसे थे। बोलता है ऐसी कि प्यार करने की
तबीयत हो, प्यार करने की तबीयत हो, कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दीन काट रहे हैं, ऐसी व्यक्ति नहीं चाहिए। फिर बोल रहा है क्या, अधिक अधिक बुलबुले वाले आदमी नहीं रहे थे। अधिक बुलबुले मतलब हो गया गुस्से वाले, नहीं रहता था किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं। बस एक रिशन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसीलिए वह अखबार नहीं, पर यह नहीं अखरना किसी अंतःस्फूर्ति के कारण ना होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आज छोड़ जाता है। उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करना, चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ यूं ही चलता रहा, बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। ऐसे ही बातें वहां पर हो रही थी। फिर आगे क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। बोल रहा 5वां नंबर में 8 जुलाई 62 कोसानी में ये घटना है। कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है। इतनी कोमल और मिठास सी मिले हुए की आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती, इतनी ज्यादा वहां पर से खुशबू आती है। फिर बोल रहा है दिल्ली 30 अगस्त 1976 में क्या उनके साथ, सब ये सच्चाई वाली बात है, इनके साथ जो घटना हुई है। सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर ना था कि वह चाकू से सेब की एक फाक काट कर ग्राहक को चखाती। बोलता है कि दिल्ली में जब वह गए थे तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसके बाजू में उसके कलाई में इतनी ताकत नहीं तो वह सेब को काट दे, और काट के यदि कोई कस्टमर कोई ग्राहक मांगता है कि भाई चखाओ मीठा है कि नहीं मीठा, सही है कि नहीं सही है, तो उसके बाजू में उसके कलाई में उतनी ताकत नहीं थी कि वो चखा सके। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू क्या की देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में थमा दिया। बोलता है क्या रे बाबू, तुम तो चाकू एक सेब भी नहीं काट सकती हो। तो बोलते हंसने लगी, अंकल आप ही काटिए, नहीं काट सकते, लीजिए आप ही काटिए। वही है, खुद ही चख लो, मीठे सेब है, सेब तो वैसे ही मीठे थे। उसका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्में पहले ही जान चुका था। वो देखने ही से लग गया था ये कश्मीरी है कि क्या है नहीं है, पर वह या अमेरिकन है, पर वह 7-8 साल की लड़की थी। याद रखना कितनी साल की लड़की थी जो सेब चखाने का काम कर रही थी, 7-8 साल की लड़की थी। बोल रहा है जिसने शायद नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल में ही दुकान में संभलवा दी गई थी, मतलब करवा दी गई थी दुकान। अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश ना देने को आतुर थी। वह इतनी कोशिश करती थी ताकि कस्टमर को जरा सा शक ना हो, कोई संदेह ना हो कि मेरे इस तरह से वह बोलती थी, उस तरह से वह सोचती रहती थी, उतना मतलब सजग रहती थी, वह मतलब सचेत रहती थी, अपने आप को जागरूक रहती थी कि इस तरह से मैं बात करना ताकि ये जो है ग्राहक को ये ना लगे कि मेरा सेब जो है खराब है या फल खराब है। इस तरह से वो बात करती थी। फिर क्या बोल रहा, मैंने उसके पतले लगभग झबराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा, उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। वह देखा, कौन लेखक देखता है क्या कि भाई उसके पास जो भी चीजें जितनी भी सेब थी वह ऐसा लगा उसके जिस्म में, उसके चेहरे पर ऐसे या कलाइयों में जल्दी जल्दी उसका क्या हो, सेब बिक जाए, ढेर कम हो जाए। इसीलिए वह एक भी कस्टमर के साथ उस तरह से बात नहीं करती थी लापरवाह के साथ जो कि घूम जाए, वह सोचती थी ले ही ले। आगे फिर बोल रहा 10 में 1978 को आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है, याद रखना, इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मतलब साकार करना मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूं और उसका दबाव अपनी नारी में प्रतिपल महसूस करता हूं, जो खुद से किया हुआ काम है। रचा हुआ यथार्थ तो भोगे हुए यथार्थ से अलग है, जो रचते हैं और जो भोगते हैं उससे अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ, जब भोगते हैं तो हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को देता है। जो रचता है, जो करते हैं, हिस्सा दूसरे को चला जाता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के दिए हुए से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है।
फिर बोल रहा है इसीलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। फिर आगे क्या बोले देखिए यहां पर, बोला यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम क्या? संसार। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है यार। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, याद रखना। बोलता हर आदमी उस संसार को रचता है। संसार है, उसमें जो रचते हैं उसको जीते हैं, भोगते भी हम ही लोग। आदमी के होने की शर्त यह रच जाता है, भोगा जाता है, संसार ही है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता, मतलब दोनों का रचने और रचते हैं, कुछ करते हैं और उसके लिए जो हम लोग तैयार रहते हैं उसका उल्टा भोगने के लिए, ये द्वंद्वात्मक है, मतलब लड़ाई वाला हिस्सा है। एक के होने से ही दूसरे का होना। एक यदि रचा नहीं जाएगा तो फिर भोगा नहीं जाएगा, मतलब कोई काम करेंगे नहीं तो फिर भोगेंगे नहीं, समझ रहे ना? वही बात, दोनों की जरा एक दूसरे में है और वहीं से वो अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं, याद रखना। फिर क्या बोला देखिए, 11 जून 1978 को मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ है। जो लिखता हूं, बोलता है जो लिखता हूं अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम, अगर अर्थ जाता है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ जाते हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता रहती है, दोनों के बीच में, इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं। बोलता है क्या डायरी किस तरह का चीजों को होता है, इसे शब्द मान के चलिए कम है तो उसका अर्थ बहुत ज्यादा होता है। देखना, लिखना मात्र एक तरसता की मांग रखता है, डायरी लिखना भी। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखा, लेकिन कविता के मूड में लिखा है, तब शब्द अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। जब डायरी इन्होंने मलिया जी ने कविता के फॉर्म में लिखा है तब वहां पर शब्द और उसका जो मीनिंग, दोनों की दूरियां जो है वो बढ़ जाता है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, शब्द जो है अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं एक दूसरे के प्रति। जब कविता के फॉर्म में लिखा जाता है तो वही बोलते हैं, को पकड़ते एक दूसरे को छोड़ते हुए जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश आता है और उनमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है, जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है, उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का, ठीक है, प्रस्फुटन का आदि स्रोत है। फिर आगे क्या बता रहा है देखिए यहाँ पर 20 जून 1978 को सुरक्षा डायरी, क्या बोल रहे, सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहां सिर्फ पलायन है। सिर्फ क्या है? पलायन है। सुरक्षा अगर आप कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता। एक पल की दुख दुखी के साथ सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में है, पीछने में। सुरक्षा कहाँ है? चुनौती को झेलने में है, मतलब सामना करने में, लड़ने में है, पीछने में और खटने में है, बचाने में नहीं है सुरक्षा। वही बोला, अपने आप को बचाने में नहीं, अपनों को सेने में नहीं है, ठीक है, अपने को सेने में नहीं है। फिर आगे क्या बोला देखो, 9 दिसंबर 1978 को क्या बोल रहा है कि जो कुछ लिखता हूं वह सब का सब रचना नहीं होती है, सब चीज रचना नहीं होता। ये पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूं उस सब में रचना के बीज नहीं होते हैं। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता है, जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में, वही रचना है। देखिए भाई, रचना एक ऐसा चीज है, ये डायरी लिखा जाता है, यदि डायरी में आप लिखते हो और उस डायरी को पढ़ते तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि ये गलती हम किए थे अपने लाइफ में, अपने जीवन में, तो दोबारा इसको नहीं करना है। समझ ना, आप क्या कर रहे हो, वो रच रहे हो तो भोग भी रहे हो। तो वही चीजें यहाँ पर बता रहा है, साथ ही चले चले संभावना में वही रचना है। सिर्फ दस्तावेज क्या है? दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। दस्तावेज यानी लिखना जो है, डायरी लिखना का कच्चा माल है। दस्तावेज रचना का क्या है? कच्चा माल है। ये सब परीक्षा में पूछा जाएगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज जो है भाई मेरे जीवन का भोग, अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। याद रखना। कौन? वो दस्तावेज, वही बोल रहा है। भोग जो भोगे हैं, अनुभव जो किया अपने जीवन में, वो दस्तावेज बनाए, लिखा जो डायरी है दस्तावेज के रूप में। रचना रूपी करेंसी है, वो रचना रूपी करेंसी है जो कृति की है। वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है वो। वह मिट्टी है जिसके बिना ना बीज की सत्ता है और ना बीज अपने को चरितार्थ करता है। कौन? दस्तावेज, रचना कच्चा माल है। रचना में बोलता है क्या? रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख भोगाता है और सुख भुगाता है। याद रखना। जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती है और धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा शीतल स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं। फिर आगे क्या बोला, ध्यान देना। 20 जुलाई 1980 को, कब रे? 20 जुलाई 1980 को। इधर पता नहीं कि कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्र अनुभव लगता है कि डर है। मेरे भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूं। इस डर के कई रूप हैं। बोलता है पता नहीं बहुत दिनों से, कई कितने सालों से जीवन के केंद्रीय अनुभव, मतलब जो उसका मतलब केंद्रीय अनुभव था, सेंटर का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो डरा हुआ ऐसा फील कर रहे, ऐसा महसूस कर रहे हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर घर कर जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है, मतलब लाइलाज बीमारी का उसका डर का जो है ख्याल पर के बीमार पड़ता, मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी ना लगी हो और तब मैं क्या करूंगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊंगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करवाऊंगा। इस डर के वजह से कितने कितने घंटों मैंने तनाव में गुजारे हैं, एक पत्ते की तरह कांपते हुए होठों। बोलता है जब बड़े बड़े बीमारी के बारे में सोचते हैं तो जब वह बीमारी हो जाएगा तो मैं कहाँ उसे हॉस्पिटलाइज करूंगा। इस तरह की चीज़ों में जिस तरह से पत्ता कांपता है उसी तरह से पूरा इसका पूरा शरीर जो है इसका क्या हुआ, कांपता रहा है। फिर आगे क्या बोला देखिए यहाँ पर, मैं प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है, तब मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगते हैं। उस समय जब लौटते नहीं लोग समय पर, क्या हो गया होगा पता नहीं उसके साथ, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है किडनैप कर लिया, हो सकता है ट्रेन छूट गया, गाड़ी छूट गई, मतलब ढेर सारे ऐसी चीजें जो है शंकाएं दिमाग में खटकने लगती है। वही बोल रहा है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं, भगवान उसको जल्दी पहुंचा दे, भगवान अभी तक नहीं आया है, बारिश आने वाली है, ये वगैरह कुछ भी, तो ये हो जाता है। समय बीतते जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर, फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है। जब करते करते आप थक जाते हो, हार जाते हो, तब वह आता है सही सलामत और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। जो हमारी जो वैन, जो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है टेंशन से। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते हैं, तब वहां गए की अकुलाहट कोई उत्तर देर तक ना पाकर डर में बदलने लगती है। कोई बच्चा पार्क में खेलने गया, मैदान में खेलने गया है, यदि पार्क में नहीं दिख रहा है तो आपको लगने लगता है क्या हुआ, हमको क्या दिमाग किस्मत किया था, हम उधर चले गए, किधर चला गया, मेरे ही कारण से ऐसा हो गया, बेकार आज लाई, मेरा मूड नहीं कर रहा था आने का। ये सब चीज क्या करने लगते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर जो है अकुलाहट होने लगती है। मन इतना कमजोर हो गया कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, 3 मार्च 81 में बोल रहा है, लास्ट 3 मार्च 81 में बोल रहा है, अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ है। बोलता है क्या, अपने को काटता पीटता, मतलब अपने आप को काटता हुआ, पीटता हुआ, गिरता हुआ, बजरता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे, पूरे दुनिया का एकजुट होकर साबुत बने रहने की, मतलब जैसा वैसे बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ, किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। किसी लक्ष्य के पार जाने के लिए हर आदमी क्या करता है, जद्दोजहद करता है, उसी में जीता है और मरता है, उम्मीद और लक्ष्य के आगे। ठीक है,
तो ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है बाबू, समाप्त होता है। डायरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, ठीक है। डायरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया डायरी क्या है, इसके बारे में करवाऊंगा आप सभी को VVI, इस साल भी इसको कर लेना। डायरी क्या है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, चलिए भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है, सच्चाई और बुराई दोनों दिखाना पड़ता है। किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावशाली लगी और क्यों, आपको सबसे अच्छा कौन सा डायरी लगी, किस तारीख की, ये आपको क्या करना है, बताना है। डायरी के इन अंशों में मलियाज की गाड़ी संवेदना घुली हुई इसे प्रमाणित कर व्याख्या करें, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग ये करके लाएंगे क्वेश्चन, उसको वहाँ पर बताएंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए ये भी चैप्टर क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। 1 शॉट था और इसको एक ही शॉट में हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर दिए दोस्त। यह था क्या, थोड़ा सा ये बोरिंग था चैप्टर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं, तो इस कारण से इसको टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव इजीली बनेगा, जब पढ़ाएंगे तो घबराने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ यह भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, ठीक है। इसीलिए इसे क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और यूं ही सपोर्ट करते रहें, ओके। तो जहाँ भी हैं, जैसे भी रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, ओके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, तो कल मिलेंगे on the same platform with the same faculty on the same time. Till then, bye bye. Okay, good night. Jai Hind.